गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी में कल की क्लास में मैंने आपको यानी पिछली क्लास में मैंने आपको मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और इसके अलावा मैंने आपको राजमहल की पहाड़ियाँ और गारो खासी जयंतिया यानी मेघालय का पठार, कार्बी एनालॉग का पठार, मिकी रेंगमा बरेल पहाड़ियाँ पढ़ा दिया था। आज बारी है कि कुछ पहाड़ियाँ हैं, मतलब 5 मिनट में वो कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद हम द्वीपों की ओर चलेंगे, जो भारत का द्वीप वाला चैप्टर होगा उसकी ओर चलेंगे। तो अभी जो छूटा हुआ भाग है, तो चैप्टर का नाम क्या छूटा है? आपका पढ़ाई होगा, आपको नहीं डालना है। प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत का पठार यानी इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये टॉपिक का नाम होगा और आपका पढ़ा होगा, आपको नहीं डालना है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने कहा ये है भारत का मैप, ये है भारत का मैप। इस भारत के मैप में यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले पढ़ा दिया मध्य प्रदेश। आज बारी है महाराष्ट्र के पठार की। तो महाराष्ट्र के पठार में यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है सतमाला की पहाड़ी। यहाँ पर सतपुड़ा के नीचे एक पहाड़ी जिसका नाम है गैविलगढ़ की पहाड़ी। इन सारी पहाड़ियों के विषय में हम आपको आज जानकारी देने वाले। ये है महाराष्ट्र। मैं यहाँ हेडिंग बना देता हूँ, महाराष्ट्र 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 का पठार, महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार या महाराष्ट्र के विषय में जानकारी लेते हैं। महाराष्ट्र के पठार से जानकारी ये कलेक्ट करनी है कि यहाँ पर कई सारी पहाड़ियाँ हैं। जैसे मैं बात करूँ तो सबसे पहले हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ हैं। महाराष्ट्र के पठार में हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ हैं, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत आती है। फिर इसके बाद सतमाला श्रेणी, सतमाला श्रेणी, सतमाला श्रेणी, सतमाला श्रेणी, सतमाला श्रेणी। और इसके बाद आएगी गैविलगढ़ की पहाड़ी, गविलगढ़ की पहाड़ी, गविलगढ़ की पहाड़ी, गविलगढ़ की पहाड़ी, गविलगढ़ की पहाड़ी। इसके बाद आएगा बालाघाट श्रेणी, बालाघाट श्रेणी, बालाघाट श्रेणी, बालाघाट श्रेणी। और बालाघाट के बाद आएगा भीमा बेसिन, भीमा बेसिन, भीमा बेसिन। ये इतनी पहाड़ियां हैं, इतनी श्रेणियां हैं जो इसके अंतर्गत शामिल है। किस पठार के अंतर्गत? महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी, महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी, महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी जो है, महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है, डैश करके नाम लिखेंगे, इसका नाम है, बेटे क्या नाम है आपको मैंने बताया है, कलसूबाई, कलसूबाई, कलसूबाई। यानी कलसूबाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द महाराष्ट्र प्लेट्यू या महाराष्ट्र स्टेट। ये हो गया महाराष्ट्र। इसके बाद यहां पर उड़ीसा राज्य की बात कर रहा हूं। तो उड़ीसा राज्य की बात कर रहा हूं तो यहां पर एक पर्वत पहाड़ी है जिसका नाम है गरजात की पहाड़ी, गरजात की पहाड़ी, गरजात ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिख, गरजात की पहाड़ी। तो यहां लिख देता हूं मैं पॉइंट कि उत्कल तट के समांतर, उत्कल तट के समांतर, उत्कल तट के समानांतर, उत्कल तट के समांतर उड़ीसा राज्य में गरजात की पहाड़ियां विस्तृत है। कौन सी पहाड़ियां? गरजात की पहाड़ियां विस्तृत है। उड़ीसा राज्य में गरजात की पहाड़ियां विस्तृत है, गरजात की पहाड़ियां विस्तृत है, गरजात की पहाड़ियां विस्तृत है। ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि तट क्या है, कोस्टल लाइन क्या है? कोस्टल लाइन प्रत्येक राज्य के बगल में, भारत में ऐसे 9 राज्य हैं जो कोस्टल लाइन पर स्थित हैं। तो 9 राज्यों के पास कोस्टल लाइन है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कौन सा राज्य, तो सबसे पहले यहां पर गुजरात है,
जीजे गुजरात, मैं बोल रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं तो आप ध्यान देंगे कि जीजे यानी गुजरात के पास एक कोस्टल लाइन है यानी समुद्री सीमा है। और दूसरी बात करूं जीजे के बाद एमएच, एमएच, एमएच यानी महाराष्ट्र। और इसके बाद यहां पर एक छोटा सा राज्य गोवा, गोवा, गोवा के पास भी कोस्टल लाइन है। इसके बाद गोवा के बाद इधर है कर्नाटक, 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 और कर्नाटक के बाद भी के पास भी कोस्टल लाइन है। और इधर लास्ट में है केरल, 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 इसके पास भी कोस्टल लाइन है। यानी वेस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न साइड पे 5 स्टेट है, एक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। यानी पश्चिमी तट पर 5 राज्य जिनके पास कोस्टल लाइन है यानी समुद्री सीमा है। और अगर यहां से मैं बीच से एक लाइन खींच दूं, बीच से लाइन खींच दूं तो ये पश्चिमी तट हो जाएगा और ये पूर्वी तट हो जाएगा। और जैसे ही पूर्वी तट की बात करेंगे तो पूर्वी तट पर ऐसे कितने राज्य हैं जिनके पास कोस्टल लाइन है यानी समुद्री सीमा है, उनकी भी बात कर लेते हैं। आइए, इधर है टीएन यानी तमिलनाडु, टीएन यानी तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद यहां पर है एपी, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और इसके बाद यहां आंध्र प्रदेश के बाद आएंगे उड़ीसा होगा, उड़ीसा होगा, उड़ीसा होगा। और उड़ीसा के बाद यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा WB यानी वेस्ट बंगाल। यानी ईस्टर्न साइड पे 4 स्टेट, वेस्टर्न साइड पे 5 स्टेट, ईस्टर्न पे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु 4 हैं। इधर वाले में भी 4 होते, लेकिन गोवा एक छोटा सा राज्य है जो इनकी संख्याओं को बढ़ा देता है। बात यह आती है कि इनकी कोस्टल लाइन का भी कुछ नाम है। इनकी कोस्टल लाइन का नाम है जो, तो मैं यहां पर बना के दिखाता हूं कैसे। कोस्टल लाइन का क्या नाम है, कोस्टल लाइन का क्या नाम है? हाँ, मैं कह रहा हूं ये जो कोस्टल लाइन है तमिलनाडु और आधा आंध्र प्रदेश, इस कोस्टल लाइन का नाम है कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट। इंग्लिश में बोलो कोरोमंडल कोस्ट या कोरोमंडल तट। ये कौन सा राज्य की बात कर रहा है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की लगभग बात कर रहा है। और इसके बाद ये उड़ीसा राज्य की बात करूं तो इसका नाम है उत्कल तट, उत्कल तट, उत्कल तट। ये किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं आधा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की बात कर रहा हूं। ये किस तट की बात कर रहा हूं? ये उत्कल तट की बात कर रहा हूं। इसके बाद वेस्ट बंगाल आएगा और वेस्ट बंगाल के तट का नाम होगा, इसका नाम होगा वैगो तट, वैगो तट, वैगो तट। यानी 3 कोस्टल लाइन के नेम्स किधर है? ईस्टर्न साइड पे। और इधर की बात करते हैं तो ये केरल है और केरल के कोस्टल लाइन का नाम है कोरोमंडल तट हो गया। इधर नाम है मालाबार तट, मालाबार, मालाबार तट या मालाबार कोस्ट। ये किसके तट की बात कर रहा हूं? केरल की बात कर रहा हूं। इसके बाद केरल के बाद कर्नाटक और गोवा के तट को सम्मिलित रूप से कोंकण तट कहा जाता है बेटे, कोंकण तट कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, कोंकण तट महाराष्ट्र तक चला गया है यानी इन तीनों को जोड़ लो, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। और इसके बाद ये जो गुजरात का तट है इसको गोहेलवर तट कहा जाता है, गोहेलवर तट, गोहेलवर तट। मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि कोस्टल लाइन नेम्स क्या क्या है। नंबर 1 पे मैं वैगो तट की बात करता हूं, उत्तरी सरकार या उत्तरी सरकार भी इसको बोलते हैं, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार कह ले या उत्कल तट कह ले। ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश के हिस्से में है। और कोरोमंडल तट किसके हिस्से में है? ये तमिलनाडु के हिस्से में है। और इसके बाद केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार। और महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के तट को कोंकण तट और गुजरात के तट को गोहेलवर तट। मेरे ख्याल से तट तो क्लियर हो गया होगा, बीच में आ गया तो मैंने करा दिया। इधर आते हैं, महाराष्ट्र राज्य हो गया। महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र के बाद अब भारत में लगभग मैंने सारी पहाड़ियां पढ़ा दी है। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। हाँ, एक पहाड़ी और है, एक पहाड़ी और है, एक पहाड़ी ये है, मैंने पहाड़ी तो करवा दी है। यहां गुजरात राज्य की बात करता हूं तो गुजरात राज्य में मैंने पिछली कक्षा में गुजरात हेडिंग बना देता हूं। गुजरात, गुजरात राज्य की बात करूं तो पिछली कक्षा में मैंने
गिरि, गिरनार और मांडो बारदा पहाड़ियां पढ़ा दी है। गिरि, गिरनार, मांडो बारदा पहाड़ियां पढ़ा दी हैं। तो नाम यहां पर लिखता हूं। नंबर 1 पे पहाड़ी है जिसका नाम है, नंबर 1 पे जो पहाड़ी उसका नाम है, नंबर 1 पे इसका नाम है गिरि, गिरि पहाड़ी, गिरि पहाड़ी। और जो नंबर 2 पे पहाड़ी है, जो नंबर 2 पे पहाड़ी है उसका नाम है गिरनार पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी। और जो नंबर 3 पे पहाड़ी है उसका नाम है मांडो पहाड़ी, मांडो पहाड़ी, मांडो पहाड़ी, पहाड़ी। और जो नंबर 4 पे पहाड़ी है उसका नाम है बारदा पहाड़ी, बारदा पहाड़ी, बारदा पहाड़ी। और जो नंबर 5 पे पहाड़ी उसका नाम है घिनौघर की पहाड़ियां, घिनौघर की पहाड़ियां, घिनौघर, घिनौघर की पहाड़ियां, पहाड़ियां, घिनौघर की पहाड़ियां। ये किस राज्य की बात की जा रही है? ये राज्य है गुजरात। तो इस प्रकार आपका भारत की पहाड़ियों वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। और आज हम शुरू करने वाले हैं भारत के द्वीप, अभी पढ़ाएंगे। हो गया, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। टॉपिक का नाम होगा भारत के द्वीप। नया टॉपिक होगा भारत के द्वीप, भारत के द्वीप यानी आइलैंड्स ऑफ इंडिया, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप। अगर भारत के द्वीप की बात करूं तो सबसे पहले मैंने एक बात तो बताई है आपको। मैंने बताया जब भी मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो प्रत्येक चैप्टर शुरू होने से पहले आपको एक मैप के लिए पेज छोड़ना है, और पेज छोड़ना है, उस पे एक ब्लैंक मैप बनाना है। आइए मैं बनाता हूं। मैंने कहा यह है भारत, यह है भारत। ठीक है, कुछ ऐसा ही बनता है। अगर ये भारत है तो सबसे पहले यहां पर एक ही समझने का, मैंने कहा ये है उत्तराखंड राज्य। मान लीजिए मैंने उत्तराखंड राज्य बनाया। उत्तराखंड राज्य से एक नदी निकलती है और एक इधर से निकलती है। उत्तराखंड राज्य में एक छोटा सा ग्लेशियर, उसका नाम है सतोपत ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर। ये किस राज्य में है? ये उत्तराखंड राज्य में है सतोपत ग्लेशियर। उत्तराखंड राज्य से सतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, एक नॉर्थ से नदी निकलती है, एक इधर से नदी निकलती है। अगर इधर से नदी निकलती है तो इन दोनों नदियों के नाम क्या है? एक का नाम है धौली गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा। मैं सिर्फ बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दोनों नदियां कन्फ्लुएंस करती हैं, यानी संगम बनाती हैं। संगम बनाने के बाद इनका पानी आगे बढ़ता है, और जैसे ही ये दोनों संगम बनाती है उसके बाद इस पानी में, इस नदी में एक धारा बनती है। पहले दो नदियां आई, दोनों का पानी एक जगह आया, और एक जगह आने के बाद एक ही जगह पे पानी बह रहा है, यानी एक ही धारा पे पानी बह रहा है। और इस नदी का नाम है अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, इस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा के बाद एक नदी और आती है जो इधर से आती, इधर से आती, इधर से आती है। इसका नाम है भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी। यानी नदियां तो बहुत है, पिंडार भी मिलेगी, नंदाग्नि भी मिलेगी, मंदाग्नि भी मिलेगी, भारत भागीरथी भी मिलेगी, भिलंगना भी मिलेगी। वो नदियों वाले टॉपिक में कराएंगे। आज मैं इतना बताना चाहता हूं कि इधर से जो नदी आई इसका नाम है अलकनंदा, जो इधर से नदी आई इसका नाम है भागीरथी। और भागीरथी नदी जैसे ही मिल जाएगी तो यहां पर एक प्रयाग बनेगा, और प्रयाग के बाद ये नदी आगे बढ़ेगी, और इस प्रयाग के बाद इस नदी का नाम पड़ेगा गंगा, गंगा नदी। यानी कहने का मतलब गंगा कहीं से नहीं निकलती, गंगा का निर्माण होता है। गंगा का निर्माण भागीरथी और अलकनंदा के नदियों के मिलन के बाद होता है। गंगा कहीं से नहीं निकलती। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा कहां से निकलती है, कहीं से नहीं निकलती। भागीरथी नदी निकलती है और अलकनंदा भी नहीं निकलती, अलकनंदा भी मिलकर बन रही है। इधर धौली गंगा और विष्णु गंगा नदियां मिलती है, निकलती है। तो गंगा कहीं से नहीं निकलती। गंगा का निर्माण कहां हुआ? इन दोनों के मिलन के बाद। और फिर गंगा कहां जाती है? गंगा बढ़ेगी, हरिद्वार के पास जाएगी, और यहां हरिद्वार मिल जाएगा। हरिद्वार के पहले ये पूरी कहानी नदियों की पहाड़ों पे हो रही होती है। यानी पहाड़ पर है, आप उस पे जाकर अगर जा रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, तो पता चले किस गड्ढे में चले गए। भारत माता की जय हो गया आपका।
तो इसलिए हरिद्वार के पहले आपको बोटिंग नहीं करनी है, इसके बाद बोटिंग करनी है, क्योंकि हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है। कई बार एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से स्थान के बाद गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार सही आंसर। हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश आता है, हरिद्वार के बाद आपको बिजनौर मिलेगा, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होते हुए निकलेगी, यानी पहला जिला होगा बिजनौर, और जो अंतिम जिला होगा, जो बिहार से सटा हुआ जिला है, उसका नाम है बलिया। बलिया से यूपी के बाहर चली जाएगी, बाकी 28 जिलों में होकर बहेगी। और यही कारण है कि हम उत्तर प्रदेश वासी क्या करते हैं, गेहूं के उत्पादन में, धान के उत्पादन में, यानी जो खाद्यान्न फसलें उनके उत्पादन में सबसे आगे हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। पंजाब प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, हम सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, यानी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की मिट्टी ऐसी है और उत्तर प्रदेश में पानी की कमी नहीं है, क्योंकि गंगा और यमुना के दोआब पर हम ज्यादातर बसे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसलों को उत्पादन करते हैं। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के बाद जाएगी बिहार में, ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश इतना, ये बिहार इतना, ये झारखंड इतना, झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल में प्रवेश करेगी, और वेस्ट बंगाल में प्रवेश करेगी तो एक धारा इसकी दक्षिण की ओर जाएगी, एक धारा सीधे आगे चली जाएगी। तो जो धारा दक्षिण की ओर जा रही है, जो धारा दक्षिण की ओर जा रही है, जो धारा दक्षिण की ओर, यानी ये धारा जो आई है, इस धारा को अगर मैं कह दूं ये धारा दक्षिण की ओर आई है और ये धारा आगे चली गई है, और ये धारा आगे चली गई, तो ये बांग्लादेश में प्रवेश कर गई, बांग्लादेश में प्रवेश कर गई, बांग्लादेश में। और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, इसका नाम पड़ेगा बेटे क्या? पद्मा नदी, पद्मा नदी। मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि द्वीपों का इन नदियों से संबंध है। जैसे मैंने कहा, ये धारा वेस्ट बंगाल में, एक धारा आगे चली गई और एक धारा साउथ की ओर मुड़ गई, ये गंगा नदी का ही हिस्सा है। जो धारा साउथ की ओर मुड़ी थी, उस धारा का नाम है हुगली नदी, हुगली नदी। हुगली नदी जैसे ही वेस्ट बंगाल, ये देखो ये बांग्लादेश की बाउंड्री है, ये बांग्लादेश में नदी चली गई ये, और ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाएगी। लेकिन ये जो धारा मुड़ी थी, ये जो धारा मुड़ी थी, इसका नाम हुगली, ये वेस्ट बंगाल में ही जाएगी। और ये वेस्ट बंगाल के बाद ये समुद्र तट है, यहां पर जहां पानी गिराएगी ये हुगली नदी, यहां पर दो द्वीप हैं। एक द्वीप का नाम है न्यू मूरे, और एक द्वीप का नाम है गंगा सागर, गंगा सागर, गंगा सागर। मेरे ख्याल से कहानी समझ में आई होगी कि गंगा नदी जहां से निकलती है वेस्ट बंगाल पहुंचती है, और वेस्ट बंगाल में एक जो इसकी स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम साउथ की ओर मुड़ती है, जो मेन स्ट्रीम है वो बांग्लादेश चली जाती है। जो मेन स्ट्रीम बांग्लादेश गई है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। और वेस्ट बंगाल में जो एक स्ट्रीम आई थी, उसको हुगली कहते हैं। हुगली जैसे ही समुद्र तट में पहुंचती है, तो समुद्र तट में पहुंचने के बाद वहां पर दो द्वीपों का निर्माण होता है, सेडिमेंट से निर्माण हुआ है। सेडिमेंट यानी यहां से जो अवसाद लेकर गई नदी, इनसे निर्माण हुआ है उन द्वीपों का। उन द्वीपों में एक द्वीप है न्यूमूरे और एक द्वीप है गंगा सागर। गंगा सागर एक ऐसा द्वीप है जो हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र द्वीप है, क्योंकि मकर संक्रांति कब होती है? 14 जनवरी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है गंगा सागर में, क्योंकि पहला बड़ा मेला कुंभ है जो अभी हुआ 2025 में, और कुंभ को एक जिला घोषित किया था योगी सरकार ने। 75वां के बाद 76वां जिला प्रयागराज में कुंभ को घोषित किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला 76वां नंबर का घोषित किया गया। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आई होंगी कि गंगा सागर द्वीप कहाँ है। गंगा सागर द्वीप वेस्ट बंगाल के कोस्ट में है, और कोस्ट में है तो गंगा सागर द्वीप की महत्ता क्या है, हिंदू धर्म के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर एक मंदिर है, कपिल मुनि मंदिर, कपिल मुनि मंदिर। खैर, मेरे ख्याल से गंगा सागर के विषय में जानकारी हो गई होगी। अब मैं आता हूं जो मैं सही से बनाने का प्रयास करता हूं। मैंने कहा अब मैं उतना ही बनाऊंगा जितना आवश्यक है। हाँ, इतना भारत का मैप बनाया मैंने, और इतना भारत का मैप बनाया तो मैंने कहा इधर यहां से एक नदी जा रही थी, ये गई बांग्लादेश और ये गई ऐसे आई। ठीक, ये जो नदी है इसका नाम है बेटे हुगली। अब मेरे ख्याल से कहानी समझ में आनी चाहिए। हुगली नदी, और हुगली नदी के माउथ पर
हुगली नदी के माउथ पर दो द्वीप हैं, उन दो द्वीपों का नाम है, एक का नाम बेटे, एक ये, इसका मैं नंबर देता हूं एक, इसका नंबर देता हूं दो। यहां जो नंबर एक पे उसका नाम है गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर, गंगा सागर द्वीप। और जो दो नंबर पे द्वीप है इसका नाम है न्यू मूरे द्वीप, द्वीप। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो एक उड़ीसा राज्य में एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। क्या नाम है? ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी के माउथ पर एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप, इस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। क्या नाम है बच्चे? व्हीलर द्वीप। यहां पर उड़ीसा के माउथ पर एक द्वीप है, इसका नाम देता हूं 3 नंबर, और 3 नंबर का नाम है बेटे व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। और 2015 में इसका नाम मोदी सरकार ने बदल दिया और इसका नाम किया APJ अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम आइलैंड, कलाम द्वीप, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। क्या मेरे ख्याल से इतनी कहानी समझ में आई होगी कि उड़ीसा में एक ब्राह्मणी नदी के माउथ पर जो द्वीप है उसका नाम है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम मोदी सरकार ने 2015 में बदल दिया और नाम क्या दिया? अब्दुल कलाम द्वीप या APJ अब्दुल कलाम द्वीप। आगे बढ़ेंगे, यहां पर से मान लीजिए ये आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के बाद ये तमिलनाडु है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है बेटे, यहां पर एक द्वीप है, इस द्वीप का नंबर देता हूं 4, और 4 का मैं नाम डालता हूं श्री हरिकोटा द्वीप। इस द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप। ये कहाँ है? तो मैं इनके नाम इधर डालता हूं। ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों वेस्ट बंगाल में है, ये दोनों बेटे वेस्ट बंगाल में है। और व्हीलर कहाँ है? ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। और ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश है। मेरे ख्याल से कहानी समझ में आ रही होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर मैंने बताया ये 4th नंबर पे, 4th नंबर के बाद एक और आइलैंड है, एक और आइलैंड है। यहां पर आप देखेंगे कि इसके बाद यहां पर एक द्वीप है, ये एक ट्रायंगल शेप में द्वीप है ये, और इसके बाद राम सेतु शुरू होता है, और राम सेतु यहां तक जाता है, और इसके बाद राम सेतु के बाद श्रीलंका हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यानी ये जो द्वीप है ये 5 नंबर है, और ये जो द्वीप है 6 नंबर। 5 नंबर पे जो द्वीप है यहां लिखता हूं, 5 नंबर पे जो द्वीप है इसका नाम है पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप कहाँ है? तो पंबन द्वीप बेटे तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, यानी TN। क्या मेरी कहानी समझ में आ रही? नेक्स्ट की बात करूं तो मैंने कहा पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप का पूर्वी हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये किस नाम से जाना जाता है? ये धनुषकोट के नाम से जाना जाता है, धनुषकोट के नाम से जाना जाता है। यानी पंबन द्वीप का पूर्वी हिस्सा धनुषकोट के नाम से जाना जाता है, और धनुषकोट से ही राम सेतु, जिसे रामेश्वरम कहते हैं, राम सेतु शुरू होता है। और श्रीलंका के ये जो 6 नंबर पर है, श्रीलंका के तलैया मन्नार द्वीप पर तक जाता है ये राम सेतु। यहां पर है 6 नंबर, और 6 नंबर का मैं नाम डाल देता हूं, यहां लिख देता हूं पहले श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका। और श्रीलंका के किस द्वीप तक जाता है? तो श्रीलंका के तलैया मन्नार द्वीप तक जाता है, तलैया मन्नार, मन्नार द्वीप तक जाता है। मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि कहां तक जाता है, श्रीलंका के तलैया मन्नार द्वीप तक जाता है। इसके बाद बात करूं, इसके बाद बात करूं तो एक चीज है कि द्वीप क्या होता है। मैंने बताया था कि द्वीप, द्वीप क्या होता है? चारों ओर जल, भूमिका, भूमिका, भूमिका वह टुकड़ा, टुकड़ा जो चारों ओर से, चारों ओर से, चारों ओर से जल से घिरा हो, जल से घिरा हो, वो द्वीप कहलाता है, द्वीप कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है। ये क्या होता है? ये द्वीप होता है।
अब बात करते हैं कि खाड़ी क्या होता है। खाड़ी, खाड़ी, खाड़ी तो जल का वह क्षेत्र, जल का वह क्षेत्र, जल का वह क्षेत्र जो तीन ओर से भूमि से घिरा हो, भूमि से घिरा हो, घिरा हो, खाड़ी कहलाता है, खाड़ी कहलाता है, खाड़ी कहलाता है। यानी जल का वह क्षेत्र जो तीन ओर से भूमि से घिरा हो खाड़ी कहलाता है। कैसे? मैंने कहा ये जो जगह है, ये जो जगह है, इधर भी जल आएगा, सॉरी भूमि है, इधर भी भूमि है, इधर भी भूमि है, इसके कोने पे जो ऊपर जो जल जाएगा वो क्या कहलाएगा? खाड़ी कहलाएगा। और इसीलिए इस खाड़ी का नाम क्या है? खंबात की खाड़ी, खंबात की, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात राज्य में। अब आते हैं नेक्स्ट द्वीप की बात करते हैं। नेक्स्ट द्वीप जो है यहां पर, यहां पर, यहां पर, और इसका नंबर डालता हूं 7। और यहां पर जो द्वीप है यहां 7 नंबर पे, इसका नाम है खंबात की खाड़ी में जो द्वीप है इसका नाम है अलिया बेट, अलिया बेट द्वीप, अलिया बेट द्वीप। अलिया बेट द्वीप कहाँ है? तो अलिया बेट द्वीप खंबात की खाड़ी में गुजरात राज्य में। यहां लिख देता हूं खंबात, खंबात की खाड़ी, की खाड़ी, और साथ में गुजरात। खंबात की खाड़ी में गुजरात में एक द्वीप है, इसका नाम है अलिया बेट द्वीप। और अलिया बेट द्वीप के बाद महाराष्ट्र की बात करता हूं। महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र में जो मुंबई है, मुंबई की स्थिति कुछ इस तरह है, ऐसे बना है। तो मुंबई एक द्वीपीय स्थिति में है, यानी मुंबई लगता है ऐसे कि जैसे कोई द्वीप है, लैंड से बाहर निकला है, लैंड से बाहर निकला है तो एक द्वीप की संरचना में आ जाता है। और यही कारण है कि मुंबई को एक द्वीप में बसा हुआ माना जाता है। तो मैं यहां लिखता हूं, यहां मैं लिखता हूं, मैंने कहा यह है मुंबई, मैंने कहा मुंबई, 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 मुंबई की स्थिति, स्थिति द्वीपीय होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण यह सालसेट द्वीप पर, यह सालसेट द्वीप पर, सालसेट द्वीप पर, सालसेट द्वीप पर, द्वीप पर बसा माना जाता है, माना जाता है। यानी मुंबई कहां बसा है? सालसेट द्वीप पर बसा है। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? तो सालसेट द्वीप पर बसा है। इसके बाद मुंबई के पश्चिम में एक और द्वीप है, यहां पर एक द्वीप है, इस द्वीप का नंबर डालता हूं मैं 8। और 8 नंबर पे जो द्वीप है मैं यहां लिखता हूं, 8 नंबर पे जो द्वीप है इसका नाम है एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। और एलिफेंटा द्वीप किस राज्य में? तो एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र में। ठीक है बेटे, महाराष्ट्र में। इसके बाद एक और द्वीप है, इसके बाद एक और द्वीप है इसी के पश्चिम में यहां पर, और इसका नंबर देता हूं 9। और 9 नंबर का जो द्वीप है उसका नाम है, 9 नंबर का जो द्वीप है उसका नाम है, उसका नाम है एलिफेंटा, और इसका नाम है मुंबई हाई, मुंबई हाई, मुंबई हाई, मुंबई हाई द्वीप। मुंबई हाई द्वीप कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में। और इसके बाद एक और द्वीप है, उस द्वीप को भी बना ही देता हूं मैं। एक और द्वीप है, इस द्वीप का नाम है इस द्वीप का नाम है बेट आइलैंड, बेट द्वारका आइलैंड। इस द्वीप का नाम है बेट द्वारका आइलैंड। और ये जो द्वीप यहां पर है, यहां पर, इसका नंबर है 10, इसका नंबर है 10। और जो 10 नंबर पे जो द्वीप है इसका नाम है बेट, बेट द्वारका, बेट द्वारका द्वीप। और ये बेट द्वारका द्वीप कहाँ है? मैं यहां लिख देता हूं गुजरात में। ये इतने सारे द्वीप हैं, इसके अलावा भी कई द्वीप हैं। जो द्वीपों की श्रृंखला है, जो द्वीपों की श्रृंखला यहां पश्चिम में है, सॉरी पूर्व में है, इसका नाम है अंडमान निकोबार, अंडमान, अंडमान, अंडमान एवं निकोबार, एवं निकोबार। एक यहां पर श्रृंखला है जो कल मैं कराऊंगा, यहां पर एक श्रृंखला है और इस श्रृंखला का नाम है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का पुराना नाम लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का तात्पर्य लाखों द्वीपों की श्रृंखला। तो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इतने द्वीप बचे हैं। बाकी सारे मैंने द्वीप जो कोस्टल लाइन पे थे उनको करवा दिया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।